ओके जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 दैट इज डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग की बात करें तो डायरेक्टिंग हमारे मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। बेसिकली डायरेक्टिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेशन करते हैं, मोटिवेटिंग करते हैं, लीडिंग करते हैं किन लोगों की, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं उनकी। और क्यों करेंगे, ताकि वो लोग हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। और जब ऑब्जेक्टिव अचीव होने की बात होगी तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग जो है इट इज द फोर्स विच गिव्स लाइफ टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डायरेक्टिंग क्या करती है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एक फोर्स एक लाइफ देती है। ठीक है जी, ये एक टाइप की फोर्स है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को लाइफ प्रोवाइड करती है। क्योंकि भाई इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं जहां मेरी दिक्कत आ रही है। तो इसी वजह से एक लाइफ प्रोवाइड हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन को। कब, जब हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो डाउन जा रहे हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज डायरेक्टिंग कंप्राइजेस ऑफ इशूइंग ऑर्डर्स बाय अ सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट। डायरेक्टिंग के अंदर आते हैं जब हमारे ऑर्डर्स वगैरह इशू किए जाते हैं सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को। सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉइज व्हेन दे आर परफॉर्मिंग जॉब, जब हम अपने एम्प्लॉइज को सुपरवाइज कर रहे हैं उनकी जॉब परफॉर्मेंस के दौरान। मोटिवेटिंग देम टू परफॉर्म मोर इफेक्टिवली, लीडिंग देम टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल गोल्स ऑफ द कंसर्न। तो डायरेक्टिंग के अंदर हमारी क्या क्या चीजें आ जाती हैं, और कोई भी ऑर्डर्स हैं जो कि इशू करे जा रहे हैं, ठीक है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ, कोई भी सुपरविजन हो रहा है एम्प्लॉइज का जब भी वो अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं वो चीज आ जाएगी। मोटिवेट कर रहे हैं हम अपने एम्प्लॉइज को ताकि वो जो है काम को और ज्यादा अच्छे से इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके, ये चीज आ जाती है। उसके बाद हम उन्हें लीड कर रहे हैं ताकि वो अचीव कर सके हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल या फिर ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग जो है वो एक्शंस को इनिशिएट करती है। बेसिकली यहाँ पर क्या है, जितने भी मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस हैं, ठीक है जी, उन सबको सेटअप करा जाता है। ठीक है, बेस मतलब एक टाइप से वो सब चीजें क्या होती है, सेटअप कर दी जाती है। क्या हुआ, मैंने पहले प्लानिंग कर ली कि जी क्या काम होना है, कैसे होना है, कब होना है, किसके थ्रू होना है। फिर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोगों ने क्या करा, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने ऑर्गेनाइज कर लिया कि जी ये काम होएगा इन लोगों के थ्रू होएगा, इस प्लेस पर पोजीशन। फिर स्टार्टिंग के अंदर जो जो पोजीशंस वैकेंट थी उन सबको फिलअप कर दिया। तो उसके बाद ही डायरेक्टिंग स्टार्ट हुई थी, जहां पर एक्चुअल में अब तक जो काम हुआ था ना वो सारा का सारा काम अब एक्शन में आएगा, एक्चुअल वर्क यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है जी, तो डायरेक्टिंग इसीलिए यहाँ पर क्या है, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगेन डायरेक्टिंग इज परवेसिव इन नेचर। ठीक है जी, मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है। रीजन, क्योंकि मैनेजमेंट परवेसिव होती है, इसी वजह से डायरेक्टिंग भी परवेसिव है। टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव से लेकर के और मैं कहता हूँ लोअर लेवल मैनेजर्स तक हर जगह पर डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जिसके अंदर बेसिकली क्या आ जाता है, डायरेक्टिंग जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन या प्रोसेस की बात करें, डायरेक्टिंग जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते रहेंगे, बाद अपने एम्प्लॉयज का सुपरविजन जरूरी है करना। कम्युनिकेशन, उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक गैप फॉर्म हो जाएगा हमारे और उनके बीच। लीडरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर्स। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसी वजह से, क्योंकि ये चार चीजें यहाँ पर आ गई है, इसी वजह से एक लाइफ जो है ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है डायरेक्टिंग। उसके बाद डायरेक्टिंग जो है फ्लो करती है टॉप से बॉटम की तरफ, भाई ऊपर से ही लीडरशिप, मोटिवेशन, ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ गाइडेंस, काउंसलिंग, सारी की सारी ऊपर से नीचे की तरफ है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आती, ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ठीक है जी, इसके बाद इंपॉर्टेंस की बात करें तो आगे एक्शन को इनिशिएट करने की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि अब तक हमने जो भी प्लानिंग वगैरह करी, ऑर्गेनाइजिंग करी है, स्टाफिंग करी है, यहाँ से डायरेक्टिंग से ही वो चीज स्टार्टअप होगी। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे एम्प्लॉइज के एफर्ट को, जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं उनके जो भी एफर्ट्स हैं, ठीक है जी, उन सारे के सारे एफर्ट्स को क्या कर रही है, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट कर रही है। और जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होंगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है जी, उन सबके बीच में क्या होगा,
कोऑर्डिनेट जो होगा, कोऑर्डिनेशन जो होगा वो डायरेक्टिंग के थ्रू ही बन पाएगा। कैसे बन पाएगा भाई? नॉर्मल सी बात है, जब सुपरविजन की हमें जरूरत पड़ेगी, सबऑर्डिनेट जो है उनको सुपरविजन की जरूरत पड़ती है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है कि किस तरीके से काम करना है, सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी ना, गाइडेंस की जरूरत है। उसके बाद सुपरविजन उनके ऊपर एक बंदा ये भी देखे कि सही काम कर रहे हैं नहीं कर रही है, ठीक है, काउंसलिंग की भी उनकी जरूरत पड़ती है। तो वो सारी की सारी चीजें कहाँ से आ रही है? डायरेक्टिंग से ही आ रही है। और एम्प्लॉइज के जो एफर्ट है, अगर ये सारी चीजें सही होंगी तो वो एफर्ट जो है उन सारे एफर्ट को एक सही डायरेक्शन के अंदर हम लेकर चलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग बहुत बड़ा मीन है मोटिवेशन का। किस तरीके से? क्योंकि डायरेक्टिंग ही जो है वो एम्प्लॉइज को मोटिवेट करती है ताकि वो लोग एफिशिएंटली वर्क कर सके और अपने मैक्सिमम एफर्ट लगा करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। ठीक है जी। उसके बाद फैसिलिटेट्स चेंज। तो जो हमारी एम्प्लॉइज हैं वो ज़्यादातर रेजिस्ट होते हैं चेंज के लिए, मतलब कि वो लोग चेंज नहीं लाना चाहते हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, ड्यू टू द फियर ऑफ एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, उनके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ड्यू टू द फियर ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रमोशन। ठीक है जी। ड्यू टू द फियर ऑफ जॉब। ठीक है जी, उनकी जॉब भी जा सकती है। कई बार ऐसा होता है ना, एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस के अंदर कोई चेंज आया, जिस चेंज की वजह से कुछ लोगों की जॉब चली जाती है। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हमारी डायरेक्टिंग होती है वो फैसिलिटेट करती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कि वो इन सब चीजों से कोप अप करे और जो भी चेंजेस आने हैं उन सारे के सारे चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन में ला सके। भाई हम जब उनकी काउंसलिंग करें कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ एंड ऑल दैट, ठीक है, उनको लीड करेंगे, मोटिवेट करें, तो अपने आप ही वो चेंजेस लाए जा सकते हैं। उसके बाद लास्ट आता है स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस लाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है डायरेक्टिंग। ठीक है जी। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है, मैनेजर जो है जब भी वो ये फंक्शन करते हैं डायरेक्टिंग का, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो उनको इंस्ट्रक्ट कर पाते हैं काम किस तरीके से होएगा। ठीक है जी। उसके बाद उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो जो चांसेस होते हैं ना एक स्ट्राइक होने के, कई बार चांसेस हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो? कि अगर कोई कम्युनिकेशन बैरियर आएगा ना हमारे एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में, तो धीरे धीरे क्या है, एम्प्लॉयज जो है वो मैनेजमेंट से दूर होते जाएंगे और उस केस के अंदर देयर आर सम चांसेस की स्ट्राइक की सिचुएशन भी आ जाए। ठीक है जी। देयर आर सम चांसेस की कॉपरेशन जो है उनके बीच का खत्म हो जाए। देयर आर सम चांसेस की बैलेंस अब क्रिएट ही ना हो। तो इसी वजह से डायरेक्टिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि उसमें स्टेबिलिटी और बैलेंस बना रहे। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के क्या क्या एलिमेंट है? तो सबसे पहले एलिमेंट की हम बात करें तो इट्स सुपरविजन, सेकेंड एलिमेंट इज मोटिवेशन, थर्ड एलिमेंट इज लीडरशिप एंड फोर्थ वन इज कम्युनिकेशन। हमारे टोटल 4 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है सुपरविजन, दूसरा होता है मोटिवेशन, तीसरा होता है लीडरशिप एंड लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। ठीक है जी। सुपरविजन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, किस चीज को, हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके काम को, कि भाई वो एज पर प्लान काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनकी मदद करते हैं अगर उनको वो काम करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही होती है तो। ठीक है जी। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि कोई हमारा एम्प्लॉय है, वो कुछ काम कर रहा है लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर हमें पता नहीं चलेगा सही काम कर रहा है गलत काम कर रहा है। ठीक है। लेकिन अगर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमें ऐसा फील होता है कि भाई कहीं हल्का सा ये काम के अंदर अगर इस चीज की जगह ना थोड़ा सा ये काम कर दें तो और ज्यादा अच्छे से ये वर्क परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। तो हम उसको गाइड करेंगे उस चीज के लिए। जब हम उसको गाइड करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी, काम इफेक्टिवली हो जाएगा। ठीक है जी। तो सुपरविजन का मतलब ये होता है। ठीक है जी। दैट मीन्स यहाँ पर एक फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, और उसके थ्रू क्या होता है, जो भी हमारा वर्कर कोई गलती कर रहा है या कुछ भी कर रहा है उसको रिमूव करा जाता है। ओके जी। नेक्स्ट थिंग इज मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर क्या होता है, एज सच आपको हमेशा पता है कि मोटिवेशन जो होती है ना वो हर एक जगह पर, हर एक लेवल पर जरूरी है। भाई हमेशा एक ऐसा फेज आता है व्हेन यू फील लो, और उस लो वाले फेज के अंदर अगर आपको एक अच्छी मोटिवेशन मिल जाए या फिर सही टाइम पर मोटिवेशन मिल जाए तो आप डाउन होने से बच सकते हैं। ठीक है जी। तो वही चीज यहाँ पर है, जो हमारी डायरेक्टिंग होती है वो आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करती है किस चीज में, जब भी हमारे जो मैनेजर्स होते हैं उनके अंदर ना एक
एंथुजियाज्म की जब कमी हो जाती है तो वो और ज़्यादा उनके अंदर एंथुजियाज्म भरा जा सके, उसके लिए हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, ताकि जब वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटेड होकर के काम करेंगे ना, तो अपने आप ही हमारा जो वर्क है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ याद रहेगी। नेक्स्ट इज लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या होता है, जब हम इन्फ्लुएंस करते हैं पीपल को कि वो लोग क्या करें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अकॉर्डिंग काम करें। ठीक है, वैसे तो लीडरशिप का मतलब होता है कि आप उन लोगों को क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो आपके अकॉर्डिंग काम करें या जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग काम करें। बट बिजनेस के अंदर क्या आएगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग काम करें। ठीक है, लीडरशिप ओके जी। तो लीडरशिप के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो हमारा लीडर होता है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है पीपल्स को कि वो विलिंगली ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करें। बेसिकली लीडरशिप का मतलब क्या होता है, एक इस टाइप की एबिलिटी जिसके अंदर जो हमारा इंडिविजुअल है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे बनाकर रखता है अपने फॉलोअर्स के साथ। ठीक है, और उसी के साथ साथ वो उन्हें मोटिवेट करता रहता है कि दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, और यहाँ पर क्योंकि हम बिजनेस स्टडी की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, तो यहाँ पर इसी वजह से हमेशा ये रहता है कि ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अ लीडर ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स। जितने भी हमारे लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, उसके जितने भी मैनेजर्स हैं वो एक अच्छे लीडर, क्योंकि जब वो अपने सबऑर्डिनेट को अच्छे से लीड करेंगे तो ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाएंगे। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कराया जाए बिटवीन 2 और मोर पर्सन, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही आसानी से दूसरों तक पहुंचाई जा सके और वो इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल भी हो। ठीक है जी। द नेक्स्ट थिंग इज सुपरविजन। सुपरविजन की अगर हम बात करें तो सुपरविजन क्या चीज होती है यहाँ पर, कि सुपरविजन क्या होती है ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सुपरविजन के अंदर क्या था कि जी जब हम अपने एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व कर रहे हैं या सबऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद उन्हें बता रहे हैं कि इस तरीके से आप काम कीजिए। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंस क्या आ जाएगी सुपरविजन की, ये वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक बना करके रखेगा। ठीक है जी, उस लिंक की वजह से ही क्या हो पाएगा, जो हमारा सुपरवाइजर है वो मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज है वो वर्कर को बता पाएगा, सबऑर्डिनेट को बता पाएगा और समझा पाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है, दैट थिंग इज एंश्योर इशूइंग इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आई हैं वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को कम्युनिकेट करना हर एक एम्प्लॉइज को, ये सुपरवाइजर का ही काम होएगा और ये सुपरविजन के अंदर आता है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स कंट्रोल। कंट्रोल को फैसिलिटेट करने के अंदर ये बहुत ज्यादा मदद करती है। किस तरीके से, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, कभी मैं देख रहा हूँ ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में मैं एक कंट्रोल भी वहां पर रख सकता हूँ कि भाई ये लोग ढंग से काम करें ताकि हम अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारी मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। अगर आपका सुपरविजन रहेगा ना तो हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन होने के चांसेस हाई होंगे। भाई अगर कोई वर्कर है, वो लोग काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई निगरानी नहीं है तो डिसिप्लिन कम रहेगा। लेकिन वर्कर्स हैं और उन्हें एक डर है कि हाँ जी हमारे को कोई नोटिस कर रहा है, हमें कोई देख रहा है, तो वो लोग थोड़ा डिसिप्लिन में रह करके काम करें। ठीक है जी, नॉर्मल सी बात है। मैं इसके अंदर अगर आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, एज आप लोगों ने अपने स्कूल के अंदर फील करा होगा, भाई आपकी क्लास के अंदर आप हो टीचर हो, ठीक है, टीचर किसी भी फ्लो में पढ़ा रहा है, बट सडनली अगर कोऑर्डिनेटर या प्रिंसिपल कोई क्लास के अंदर आ जाए, ठीक है जी, मतलब कि कोई सुपीरियर क्लास के अंदर आ जाए, तो उस केस के अंदर आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखा आपके टीचर का पढ़ाने का वे थोड़ा सा चेंज जरूर होगा। रीजन, क्योंकि अब उसको एक ये चीज फील हो रही है कि एक हेड मुझे नोटिस कर रहा है, तो कहीं मैं कुछ गलत ना पढ़ा दूं, कुछ गलत बोल ना दूं, वो सारी की सारी चीजें होती है, तो डिसिप्लिन और ज्यादा मेंटेन हो जाता है। क्लास के अंदर बच्चों का डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है। जो बच्चे हैं, टीचर जब पढ़ा रहा है, टीचर अगर बोर्ड के ऊपर कुछ लिख रहा है तो पीछे से हो सकता है बच्चे कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई ना करो, लेकिन अगर क्लास के अंदर प्रिंसिपल या कोई अदर टीचर है तो बच्चे भी एकदम शांति से बैठे रहेंगे, तो वो चेंजेस आते हैं। तो डिसिप्लिन मेंटेन जरूर होता है जब भी सुपरविजन होगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट होता है फीडबैक। अब जब आप देख रहे हैं कि भाई आपके जो सुपीरियर्स चेक कर रहे हैं कि सबऑर्डिनेट्स ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो उसके बेस पर वो लोग फीडबैक भी दे सकते हैं हर एक एम्प्लॉय का, तो फीडबैक पॉसिबल हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो मोटिवेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि एक जो सुपरवाइजर है ना, उसके अंदर हमेशा लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, अदरवाइज वो कभी भी सुपरविजन कर ही नहीं सकता।
अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो आप क्या कर सकते हो, अच्छे से सुपरवाइज कर पाओगे, जहां आपको दिखेगा कि आपके एम्प्लॉइज का मोरल डाउन हो रहा है, आप उन लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है, उन लोगों को लीड कर सकते हो। देखो नॉर्मल सी बात है, क्रिकेट टीम के अंदर देख लो आप लोग, अगर क्रिकेट टीम के अंदर कैप्टन का ही मोरल डाउन है, ठीक है जी, तो वो टीम को कभी लीड ही नहीं कर सकता। भाई कैप्टन मैं कहता हूँ पहले ऑलराउंडर है कैप्टन, जैसे कि हार्दिक पांड्या को ले लेते हैं, हार्दिक पांड्या 0 पर आउट हो गया, उसके बाद उसने पहला ओवर डाला, उसी ओवर के अंदर 20 रन चले गए, और ऐसे केस के अंदर उसका मोरल डाउन हो जाता है, तो वो सीधा सीधा इफेक्ट करेगा इंडियन क्रिकेट टीम को, ठीक है जी। लेकिन वहीं पर आप देखिए कि हार्दिक पांड्या का मोरल अगर आप, उसने हाफ सेंचुरी हिट कर दी, पहले के ओवर के अंदर एक विकेट ले ली, तो उसका मोरल अप होने के साथ ही पूरी टीम का मोरल भी अप हो जाए। रीजन क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर लीडर सामने से फ्रंट में आकर के खुद परफॉर्म कर रहा है अच्छा, तो फिर बाकी टीम के मेंबर्स को भी लगेगा यार जब ये बंदा हमें दिखा रहा है कि भाई इस तरीके से परफॉर्मेंस दो, तो फिर हमें भी परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है जी। लेकिन लीडर ही अगर डाउन होगा तो उस केस के अंदर क्या आएगा, मोरल थोड़ा सा टीम का भी डाउन होता है, ठीक है जी। तो एक लीडर के, एक सुपरवाइजर के अंदर हमेशा लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएंगे रिसोर्सेज के। भाई जब हमारा लीडर सुपरवाइजरी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि एक्चुअल वर्क के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो क्या कमी आ रही है उस चीज़ को देख रहा है, और वर्कर्स को समझा रहे हैं कि आप इस तरीके से काम कीजिए, तो उस केस के अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज कम हो जाएगी, और जब वेस्टेज कम होगी तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा हमारे रिसोर्सेज, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज मोटिवेशन। मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो मोटिवेशन इज द प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं पीपल्स को टू एक्ट टू देयर बेस्ट एबिलिटी टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। यानी कि मैं लोगों को क्या कर रहा हूँ, लोगों के अंदर एक जागरूकता जगा रहा हूँ कि भाई अपने बेस्ट एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करो ताकि आप रिजल्ट को अचीव कर सको, ठीक है जी। जैसे बीच में होता है कि मैं आप लोगों को कहता हूँ नहीं आप लोग कर सकते हो, करो मेहनत करो, अभी तो बहुत टाइम है एंड ऑल दैट, तो वो चीज होती है, ठीक है। मोटिवेशन का मतलब होता है दूसरे को इंस्पायर करना, ठीक है, उनके अंदर एक एंथुजियाज्म को भर देना, ठीक है जी, ताकि वो लोग क्या कर सके, अपने गोल को, अपने टास्क को मोर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सके, ओके जी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर कहीं ना कहीं एक वर्ड आता है दैट इज motivation, bridging the gap between ability to do a certain work and willingness to do a certain work, ठीक है जी। बेसिकली मोटिवेशन क्या होती है, जो एक गैप होता है ना, एबिलिटी टू डू अ सर्टेन वर्क और विलिंगनेस टू डू अ सर्टेन वर्क, उसके बीच, ठीक है। भाई मेरे अंदर काबिलियत है काम करने की लेकिन विलिंगनेस नहीं है, तो विलिंगनेस कैसे आएगी, मोटिवेट अगर मैं हो गया ना एक बार तो अपने आप विलिंगनेस आ जाएगी, और जहां विलिंगनेस आई वहीं मैं उस काम को पूरा करूँ, क्योंकि काबिलियत तो मेरे अंदर पहले से है, एबिलिटी मेरे अंदर है, विलिंगनेस नहीं है, मैं उस काम को नहीं कर सकता। लेकिन जहां किसी ने मुझे मोटिवेट कर दिया, चुटकी में वो काम कर, ठीक है। इसी वजह से मोटिवेशन दो तरीके से होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव, ठीक है जी। कई बार सामने वाला आपको मोटिवेट कर देता है डीमोटिवेट करके, वो क्या कहते हैं बस की नहीं करना, आप गुस्से में आकर के वो काम कर दोगे, ठीक है जी। तो कई बार वो मोटिवेशन ही होती है, ठीक है जी। मेजरली अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो पॉजिटिव मोटिवेशन से ज्यादा तगड़ा काम करती है नेगेटिव मोटिवेशन, ठीक है जी। बट तब तक जब तक कि आपको बुरा लगे, अगर आप हो ही बेशरम तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है जी। भाई सामने वाला कह रहा है तेरे बस की ना काम ना नहीं है, बस नहीं है बस की, तो फिर तो किस बात की मोटिवेशन। अब वो बंदा ये भी नहीं कह सकता भाई तेरे बस की है काम करना, तेरे बस की है काम करना, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वो चीज मोटिवेशन क्या करती है, मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग होती है। इंटरनली क्या होता है, इंटरनली आपको एक फीलिंग आ जाती है कि यस मैं ये काम कर सकता हूँ, आपके अंदर एक डिजायर, इंस्पिरेशन, एस्पिरेशन, ये सब चीजें फुलफिल हो जाती है, जिसकी वजह से आप वो काम कर सकते हो। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाए, जब आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगी तो आप काम करोगे और अपने गोल को अचीव करोगे, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ऑलरेडी मैंने आपको अभी डिस्कस करके बताया। नेक्स्ट, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। रीजन क्या है, जो हर एक इंडिविजुअल है ना उसकी नीड्स और वांट्स अलग अलग होती है, और जो मोटिवेशन होती है वो एज पर योर नीड्स एंड वांट्स होती है। भाई अगर कोई मेरे लिए मोटिवेशन की बात करे तो यस हायाबुसा इज माय मोटिवेशन, ठीक है। स्पोर्ट्स बाइक्स आर माय मोटिवेशन, ठीक है। उसके अलावा भी एक दो मोटिवेशन है जो कि
कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता, लेकिन ये दो तो मेरे जरूर एक मोटिवेशन का काम करती है, बिल्कुल करती है। अगर मेरे को कोई ये कहे कि मतलब मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ नहीं यार नहीं हो रहा, और कोई कहते हैं कि भाई हायाबुसा नहीं लेनी क्या, तो एक अंदर से ना, चाहे भले ही वो काम फिर भी ना हो, लेकिन एक अंदर से मोटिवेशन आती है कि यस यार करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये चीज हो गई। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, अब हर किसी की मोटिवेशन अलग अलग होगी, टाइम टू टाइम उनकी वो नीड और वांट चेंज होती रहेगी, तो इसी वजह से एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डिफिकल्ट प्रोसेस है। नेक्स्ट, मोटिवेशन इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने मेरे को एक बार हायाबुसा के बारे में याद दिलाया, भैया जब तक ना ले लूँ तब तक मोटिवेशन आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है। नहीं, वो मोटिवेशन हो सकता है 1 आवर के लिए आए, 1 डे के लिए आए, 1 वीक के लिए आए, 1 ईयर के लिए आए, बट देयर आर ह्यूज चांसेस कि मोटिवेशन डाउन जाएगी, उस वक्त फिर दोबारा से मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है जी, कुछ इंपॉर्टेंट मोटिवेशन के पॉइंट्स जो कि हमें निकल कर आते हैं एज अ बेनिफिट। मोटिवेशन आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है जी, अगर आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो ऑब्वियसली बात है आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा। मोटिवेशन आपकी मदद करती है जो आपका नेगेटिव एटीट्यूड है ना, उस एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर कन्वर्ट करती है। आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड तब रहता है व्हेन यू आर डीमोटिवेटेड। ठीक है जी, आप सैड गाने सुन रहे हो, ठीक है जी, ऐसी सब चीजें कर रहे हो तो यू आर डीमोटिवेटेड। ठीक है, वहीं पर आप, मैं क्या कहता हूँ, लेट सपोज कि आप ना डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, आप सैड गाने सुनोगे ना, आप और ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाओगे। ठीक है जी, वहीं पर मैं कहता हूँ आप रफ्तार के कुछ गाने सुन लो, जैसे नेवर बैक डाउन हो गया, ठीक है जी, इस टाइप के सॉन्ग सुन लो। उसके बाद डीनो जेम्स के दो सॉन्ग सुन लो, लूजर हो गया, इस टाइप के। ठीक है, तो आप अपने आप मोटिवेटेड हो जाओगे और वो आपका जो नेगेटिव एटीट्यूड था वो कन्वर्ट हो जाएगा टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एटीट्यूड। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट थिंग इज मोटिवेशन आपके एम्प्लॉय टर्नओवर को रिड्यूस करने में मदद करती है। दैट मीन्स जब आपके एम्प्लॉयज ढंग से काम नहीं करेंगे तो आपका एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपके एम्प्लॉय मोटिवेट होकर के काम करेंगे ना, आपका एम्प्लॉय टर्नओवर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम बात करें तो मोटिवेशन काफी ज्यादा मदद करेगी ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटिज्म में। भाई अगर आपके एम्प्लॉय मोटिवेटेड है टुवर्ड्स देयर वर्क, उनके बीच में वो एब्सेंट कम से कम होंगे। ठीक है जी, लेकिन अगर वो डीमोटिवेटेड है तो हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है जी, उनको काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो सोचेंगे चल आज छुट्टी कर लेते हैं डॉलर, तो वो सारी की सारी चीजें रहती हैं। ठीक है जी, इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आप एक राइट पर्सन को राइट पोजीशन पर रखोगे तो वो मोटिवेट भी रहेगा और कहीं ना कहीं छुट्टियां भी कम रहेगी। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज मोटिवेशन हेल्प्स मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली विदाउट रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। मोटिवेशन, अगर आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है ना, तो वो जो भी चेंज आ रहा होगा ना, वो कहेंगे कोई नहीं आप कर लो, जो मर्जी चेंज कर लो। ओके जी, अगर अब हम बात करें तो हमारा टॉपिक आता है दैट इज मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेजरली अगर मैं बात करूं तो हर दूसरे तीसरे टैप के अंदर बोर्ड के एग्जाम में आपको मिलता है। ठीक है जी, अगर बोर्ड के एग्जाम में नहीं मिलता तो प्री बोर्ड्स में हमें जरूर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, अगर इसके अंदर हम बात करें तो सबसे पहली चीज आती है मैस्लो थ्योरी जो थी उसका मेजर फोकस था नीड के। ठीक है जी, जो भी हमारे लोग पर्सन होते हैं ना, उनकी जो मोटिवेशन होती है उसका पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है देयर नीड। जैसे कि मैंने आपको मोटिवेशन में एग्जांपल देता हायरार्की। ठीक है, कि भाई मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है, उससे रीजन क्या है, कहीं ना कहीं वो मेरी एक नीड के अंदर आती है। ठीक है जी, कि मेरे को उसकी जरूरत है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैस्लो ने जो है वो ह्यूमन की नीड्स को क्लासीफाई करा है कुछ कैटेगरीज के अंदर। ठीक है जी, और उन कैटेगरीज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं उस चीज को आप जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन मिलेगा या तो केस स्टडी के तौर पर या डायरेक्टली। ठीक है, केस स्टडी के तौर पर आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। अब इसके अंदर क्या है, इट हेल्प्स मैनेजर टू रियलाइज दैट नीड लेवल ऑफ एम्प्लॉयज शुड बी आइडेंटिफाइड, प्रोवाइड मोटिवेशन टू दैट। ठीक है जी, अगर आपने एक बार अपने एम्प्लॉयज की नीड को आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो आप इजीली उनको मोटिवेट कर सकते हो। भाई किसी की नीड होती है पैसा, ठीक है, आप उनको बोनसेस दे करके इस तरीके से क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है जी, इस तरीके की यहाँ पर चीजें हैं। तो यहाँ पर अजम्पशंस ली थी कुछ, जैसे कि जो लोगों का बिहेवियर है वो उनकी नीड के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है जी, लोगों की जो नीड होती है वो एक हियरार्चिकल ऑर्डर में होती है। हियरार्चिकल ऑर्डर क्या होता है भाई, कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स के ऊपर कुछ सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड्स होती है, फिर सोशल नीड्स होती है, फिर एस्टीम या स्टेटस के लिए नीड होती है, और फिर होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड।
ठीक है जी, मतलब कि एक सबसे पहली जो नीड होती है दैट इज योर बेसिक नीड, कि भाई ये बेसिक चीजें मेरी पूरी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड। ठीक है जी, उसके बाद आपकी आती है सोशल नीड्स जो कि समाज से रिलेटेड होती है, फिर आती है आपकी स्टेटस नीड और लास्ट आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है जी, तो हमेशा एक हियरार्चिकल ऑर्डर में ही हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, अगर एक पर्सन की नीड सेटिस्फाई हो गई है तो फिर वो नीड कभी उसको मोटिवेट नहीं करेगी। ठीक है जी, लेट से मैं कहता हूँ जब मैं हायाबुसा ले लूंगा तो उसके बाद अगर कोई मुझे बोलेगा ना हायाबुसा के बारे में, तो वो बात मुझे मोटिवेट नहीं करेगी, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव दैट, है ना। तो वही सेम चीज यहाँ पर है। ओके जी, अगर इसके अंदर हम बात करें, नेक्स्ट थिंग इज जो पर्सन होता है वो हमेशा क्या करता है, हायर लेवल की तरफ मूव करेगा। दैट मीन्स पहले मैं बेसिक पर जाऊंगा, बेसिक के बाद सिक्योरिटी पर जाऊंगा, सिक्योरिटी के बाद सोशल नीड्स पर जाऊंगा, सोशल नीड्स के बाद स्टेटस के ऊपर जाऊंगा और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर जाऊंगा। ठीक है जी, अगर बेसिक और साइकोलॉजिकल नीड्स की बात करें तो इसमें आती है आपकी फूड आ जाती है, क्लोथ्स आ जाते हैं, शेल्टर, ये सब, यानी कि रोटी कपड़ा मकान हवा पानी, ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है जी, जो आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो, फिल्में बन चुकी हैं इसके ऊपर, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है जी, तो वो सारी की सारी क्या है, हमारी बेसिक नीड्स। ठीक है जी, उसके बाद होती है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, जिसके अंदर आपकी क्या आती है कि भाई मेरी जॉब जो है वो कंफर्म रहे। ठीक है जी, प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन प्लान हो गए, ये होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, आपकी जॉब सेफ्टी हो गई। ठीक है, और फिर फ्यूचर सिक्योरिटी भी हो गई, फ्यूचर सेफ्टी। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सोशल नीड्स, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या फिर फ्रेंडशिप्स वगैरह जो होती हैं वो सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है जी, इन शॉर्ट आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिलेशनशिप्स है ना उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, या फिर उसके अलावा बाहर आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनकी बात की जाती है। फिर आती है एस्टीम और स्टेटस नीड, जिसके अंदर बेसिकली क्या चीज होती है, आपका प्रमोशन, जॉब टाइटल। जॉब टाइटल एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि भाई अगर आपको ब्रांच के अंदर आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो, उससे ब्रांच हेड बना दिया जाए तो आपको एक टाइटल मिल जाता है, यू आर ब्रांच हेड, है ना। तो वो एक क्या हो गया, आपको स्टेटस प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, तो वो आपको मोटिवेट करेगा कि आप अच्छे से काम करोगे तो हो सकता है इस बार जो ब्रांच हेड की पोजीशन निकले उस पर आपको प्रमोट कर दिया जाए, है ना, इस टाइप की चीजें। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो गोल्स हैं, अल्टीमेट जो आपके गोल है उनकी अचीवमेंट। ठीक है जी, वो चीज होती है जो कि इसके अंदर आएगा हायर। इसके बाद आती है हमारे जो इंसेंटिव्स होते हैं। अब वो जो इंसेंटिव्स कितने टाइप के होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल और एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल। ठीक है जी, बेसिकली इंसेंटिव्स क्या होते हैं, इंसेंटिव्स वो मीन्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज की नीड को मेजर करने के बाद उन लोगों को मोटिवेट करते हैं उन इंसेंटिव्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऐसे इंसेंटिव्स जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है। अगर मैं किसी इंसेंटिव को मनी में मेजर कर सकता हूँ, ठीक है जी, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव। इसके अंदर क्या क्या चीज आ जाएगी, पे एंड अलाउंसेस। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, सैलरी एक पर्सन की बेसिक नॉर्मल चीज होती है कि भाई वो काम कर रहा है तो उसको उसके बदले में सैलरी मिलेगी, तो बेसिक इंसेंटिव होता है, मॉनेटरी इंसेंटिव। अगर मैं उसके इस बेसिक पे के अंदर कुछ इंक्रीमेंट कर दूंगा या ठीक है कोई उसको अलाउंसेस देने शुरू कर दूंगा तो उसको एक मोटिवेशन आ जाएगी। ठीक है जी, दैट इज फाइनेंशियल मोटिवेशन। मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी वेज है उसको मैं प्रोडक्टिविटी लिंकेज कर दूं कि भाई जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी करोगे आपको उतनी ज्यादा वेजेस मिलेगी, तो एक मोटिवेशन है। उसके बाद बोनसेस, मैं अपने जो एम्प्लॉय है उनको एक इंसेंटिव के तौर पर बोनस दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऑफर्स दे रहा हूँ जो कि सैलरी के अलावा है। सैलरी तो एक ही, उसके साथ साथ और चीजें हैं। प्रॉफिट शेयरिंग दे रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों ने अगर वो मूवी देखी हो झुकेगा नहीं, है ना, तो उसके अंदर होता है ना, वो लोग उसको पैसे नहीं देते। ठीक है, वो खुद कहते हैं, मतलब वो लोग कहते हैं कि हम तुझे इतना पैसा देंगे, तो वो मना करते हैं, कहते हैं मुझे इसके अंदर हिस्सेदारी चाहिए। ठीक है, चाहे 5% मिले लेकिन हिस्सेदारी चाहिए। उसके पीछे का रीजन क्या है, भाई जब आपको एक प्रॉफिट शेयरिंग होती है ना तो आपके दिमाग में ये चीज आती है कि आई एम द पार्टनर। ठीक है, आप वहां पर नौकर नहीं हो, आप वहां पर काम कर रहे हो लेकिन आप भी उसमें हिस्सेदार। तो वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, लेकिन है तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी टर्म्स में ही ना,
उसके बाद नेक्स्ट आ गई को पार्टनरशिप देखी या स्टॉक ऑप्शन देखी, ये एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं। बेसिकली कुछ एम्प्लॉयज को क्या दे दिया जाता है, ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनको सस्ते रेटों पर कंपनी के शेयर दे दिए जाते हैं, ठीक है जी, जिसको स्वेट इक्विटी का भी नाम दिया जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज रिटायरमेंट बेनिफिट। हम उनको रिटायरमेंट बेनिफिट दे रहे हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुटी वगैरह, ठीक है जी, ये चीज। लास्ट वन इज परक्यूजिस, जिसके अंदर क्या होता है, हम कोई मेडिकल हेल्प दे रहे हैं उन लोगों को, कार अलाउंसेस दे रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें। जैसे कि जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं ना, कुछ उनकी ESI कार्ड बना होता है, ठीक है, एम्प्लॉयज का एक कार्ड बना होता है जिसके अंदर उनके जितने मेडिकल वो होते हैं, वो ऑफिस जो होता है उनका ESI की एक्सपेंसेस पे करता है, ठीक है जी। लेकिन वो जो हॉस्पिटल है ESI, वो सारे के सारे इलाज जाकर के वहां पर वो लोग करवा सकते हैं, अगर आपकी कंपनी ने आपको ESI के अंदर रजिस्टर कर रखा है तो। इन शॉर्ट जो आपका मेडिक्लेम होता है ना, वो मेडिक्लेम की तरह ही वो एक ESI का कार्ड होता है, बस जो मेडिक्लेम होता है वो किसी भी हॉस्पिटल में चल जाता है, प्राइवेट ESI जो होता है वो ESI हॉस्पिटल में ही चलता है, और ESI हॉस्पिटल इज मच बेटर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया मेडिसिन मिलती हैं, डॉक्टर भी नंबर होते हैं वहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें नॉन फाइनेंशियल, आपको एक स्टेटस दे दिया, जो इसके अंदर होता ना आपके पीछे नीड भी थी, स्टेटस थी, तो वहीं से आया है कि आपको एक स्टेटस दे दिया गया, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी साइकोलॉजिकली ना आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरी एक जरूरत थी, मेरे को एक स्टेटस रिकॉग्नाइज हो गया, मेरे को एक पोजीशन मिल गई है अपने ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं अगर उनको एक फेवरेट एटमॉस्फेयर मिल जाए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो भाई वो लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ यार हमारे बॉस ने हमारे लिए एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर दे दिया, ठीक है जी, जिसके अंदर उन्हें काम करना पसंद है। लाइक वो स्मोकिंग जोन वाला हो सकता है, ठीक है जी, कि स्मोकिंग जोन बनवा दिया हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, उस केस के अंदर क्या है कि हम वहाँ जाकर के स्मोक कर सकते हैं। अगर किसी को स्मोक करने की आदत है ना, तो इन शॉर्ट पूरे टाइम तक वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विदाउट स्मोकिंग नहीं रह पाता, ठीक है, वो इरिटेट हो जाता है। लेकिन अगर वो स्मोकिंग जोन बन गया है वहाँ पर, तो भाई अब क्या है, उसकी एक साइकोलॉजिकल नीड पूरी। नेक्स्ट इज करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जिसके अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी जो है ना, वो एक टाइप का टॉनिक का काम करता है, जिसके अंदर क्या है कि भाई वो एनकरेज करता है हमारे एम्प्लॉयज को कि वो इम्प्रूव्ड करें अपनी परफॉर्मेंस को। जब उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो ऑब्वियसली बात है उनका जो करियर है और ज्यादा आगे की तरफ बढ़ेगा। जॉब एनरिचमेंट, इसके अंदर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अगर जॉब जो है उसको इंटरेस्टिंग बना दिया जाए किसी एम्प्लॉय के लिए। अब इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है कि भाई कहीं ना कहीं उस जॉब के अंदर कुछ ऐसे टास्क कर दिए जाए जो कि टास्क थोड़े गेम टाइप के भी लगे, ठीक है, और उसके साथ साथ एम्प्लॉयज को उन्हें करने में मजा भी आए। एक ही सेम वर्क, ठीक है, सेम वर्क होता है ना, तो हम थोड़े दिन बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं। इन शॉर्ट हमारे को एक मोटिवेशन मिलती है आदमी को काम करना है रोज, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो एम्प्लॉय ज्यादा अच्छे से काम करे उसको एक रिकॉग्निशन मिले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, है ना जी, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हो गया, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हो गया, इस टाइप के कुछ प्रोग्राम चले, जिसके अंदर क्या हुआ, एम्प्लॉय को एक रिकॉग्नाइजेशन मिल गई अगर उसने अच्छा काम करा है तो एम्प्लॉयज के अंदर मोटिवेशन है, इस बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मेरे को बनना है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मेरे को बनना है, ये चीज होगी। लास्ट वन इज जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज होती है, सेकंड नीड होती है किसी भी पर्सन की, ठीक है जी, जो कि सिक्योरिटी नीड्स के अंदर आती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है, बट इट कवर्ड अंडर नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट इज एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन, हम एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन करवा रहे हैं अंडर डिसीजन मेकिंग। ये हमने पहले भी पढ़ा था मैनेजमेंट के अंदर कि भाई कोऑर्डिनेशन के अंदर भी ये चीज आती थी कि एम्प्लॉइज को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनका पार्टिसिपेशन करवा रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर। एंड लास्ट वन इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, जिसके अंदर क्या है, अपने एम्प्लॉइज को ज्यादा से ज्यादा पावर दे रहे हैं, ऑटोनॉमी दे रहे हैं सबऑर्डिनेट्स, ठीक है जी, उसके थ्रू भी वो लोग मोटिवेट होते हैं, यानी उन पर भरोसा नहीं जता, जो कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के अंदर ऑलरेडी पढ़ा, ठीक है। इसके बाद बात करें लीडरशिप की, तो लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप एक टाइप की एक्टिविटी होती है जो कि इन्फ्लुएंस करती है लोगों को कि वो विलिंगली म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें, ठीक है जी, ये हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा है। इसके फीचर्स क्या हैं, सबसे पहला लीडरशिप इंडिकेट करती है एक पर्सन की एबिलिटी को कि वो कितना लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है,
ठीक है। उसके साथ साथ लीडरशिप मदद करती है एक बिहेवियर के अंदर चेंज लाने में, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरों के बिहेवियर के अंदर चेंज लाने में भी बहुत ज्यादा मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज लीडरशिप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को इंडिकेट करेगी। भाई आप दूसरे लोगों को तभी लीड कर पाओगे जब आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप कर लेते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट लीडरशिप जो है वो एक एक्सरसाइज है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कॉमन गोल्स को अचीव करते हैं। और लास्ट वन इज लीडरशिप इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है जी। लीडरशिप कॉन्टिन्यूसली चलेगी, ऐसा नहीं कि भाई मोटिवेशन भी तो हमेशा जरूरी है ना, जैसे डाउन रहेगी फिर मोटिवेशन देनी पड़ेगी, एक बार देनी खत्म नहीं होगी, देनी पड़ेगी। तो लीडरशिप उसी तरीके से एक बार आपने लीड करा आपको बार बार करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी इंडियन टीम के कैप्टन ने एक बार सेंचुरी मार दी दैट्स इट, काम खत्म, उसके आप जिंदगी में कभी नहीं मारेगा। लीड फ्रॉम द फ्रंट हमेशा रहना पड़ेगा, ठीक है। कैप्टन जब लीड करेगा तो अपने दिखाए, वो एबिलिटी दिखाए। टीम हार रही है फिर भी वो एक फाइटिंग स्पिरिट लेकर के आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विकेट लेगा, अब इसी ओवर में तो विकेट लेगा। इस टाइप की चीजें जब आप लाओगे तो अपने आप ही आपके जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। लीडरशिप के कुछ स्टाइल्स होते हैं बेसिकली यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहला होता है ऑटोक्रेटिक या फिर ऑथोरिटेरियन लीडर। ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन लीडर के अंदर क्या होता है, एक ऑटोक्रेटिक लीडर जो होता है वो ऑर्डर्स देता है, इंसिस्ट करता है कि वो ऑर्डर्स जो है वो क्या होंगे, ओबेड होंगे, ठीक है जी। यानी कि वो पॉलिसीज को डिटरमाइन करेगा बिना ग्रुप से कंसल्ट करे, वो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करे ग्रुप से कंसल्ट करे बगैर, और फिर उस ग्रुप के ऊपर उन पॉलिसीज को थोप दिया जाएगा कि आपको ये काम करना है, ठीक है। वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा फ्यूचर प्लान्स के बारे में, लेकिन सीधा सीधा इमीडिएटली क्या कर देगा, अपने एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म कर देगा भाई आपको ये काम करना है, ठीक है जी। उसके बाद इस स्टाइल के अंदर क्या होता है, सारी की सारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जब भाई लीडर ही सारे डिसीजन ले रहा है तो सिंगल हैंड में इसीलिए सेंट्रलाइज्ड होती है, ठीक है जी। कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या होता है, बॉसिंग पीपल अराउंड होते हैं, है ना, बॉसिंग पीपल अराउंड होते हैं, जो भी आपके अराउंड लोग हैं उनके ऊपर आप क्या कर रहे हो, एक साइड से राज कर रहे हो, ठीक है जी। तो ये स्टाइल जो है काफी रेयर ओकेजन्स के ऊपर यूज करा जाता है, क्योंकि स्टाइल के अंदर लोग काम करना पसंद नहीं करते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हेन शुड ऑथोरिटेरियन लीडरशिप भी अप्लाइड, इसको कब यूज कर सकते हैं, तो ये उस सिचुएशन में अप्लाइड होती है जहां पर जो है बहुत ही कम टाइम हो डिसीजन लेने का। भाई अगर कम टाइम है तो बॉस ही अगर डिसीजन ले ले ज्यादा बेटर है, सब लोगों की मीटिंग बुलाई जा रही है फिर डिसीजन लिया यार, कई बार उस मीटिंग लेने में डिसीजन नहीं हो पाता, तो वो बहुत दिक्कत वाली बात है, तो इसीलिए ये चीज। और नेक्स्ट इज जहां पर जो लीडर है वो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर, तो फिर बॉस ही डिसीजन लेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक या फिर पार्टिसिपेटिव लीडर। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक लीडर क्या होता है, जो कि हमारा ऐसा लीडर जो कि ऑर्डर तभी देता है जब वो ग्रुप के साथ कंसल्ट कर लेता है। दैट मीन्स यहाँ पर बॉसी लीडर नहीं है, यहाँ पर ग्रुप को साथ लेकर के चलने वाला लीडर है, और जब ग्रुप उस सारी की सारी पॉलिसीज को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेता है, तभी उन पॉलिसीज को आगे फ्रेम करा जाएगा, ठीक है जी। वो कभी भी लोगों को नहीं कहेगा कुछ करने को बिना उन लोगों के साथ डिस्कस करे, ठीक है जी। ये बात याद रहेगी। ये टाइप की जो मतलब होता है हमारा लीडरशिप, ये कहाँ पर यूज करी जाती है, जहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट्स हो, सारे के सारे सब लोग साथ मिल करके काम कर रहे हैं उस केस के अंदर, ठीक है जी। तो इसको अप्लाई कहाँ कहाँ करा जा सकता है, इस चीज को समझ लीजिए। ये सबसे ज्यादा बेस्ट सिचुएशन होती है जहाँ पर जो ग्रुप है, ठीक है, जो उसके सारे मेंबर स्किल्ड है और वो अपनी नॉलेज को शेयर करने में बहुत ज्यादा आगे रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास नॉलेज है लेकिन हम शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है, तो वहां पर ये काम नहीं करेंगे। अगर वो लोग खुद से आगे इनिशिएटिव लेते हैं कि हाँ भाई हम अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे, तो वहां पर बहुत ज्यादा यूजफुल होती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है जी। इसके बाद ये वहां पर भी काम आती है जहां पर हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है डिसीजन लेने का। भाई प्लेंटी ऑफ टाइम होगा तभी सारे साथ मिलकर के डिसीजन ले सकते हैं, कम टाइम में सारे साथ मिलकर के एकदम से डिसीजन नहीं ले पाते, है ना जी। अगर 4 लोग हैं, 4 लोगों को साथ मिलकर के डिसीजन लेना है तो एटलीस्ट थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि 2 के विचार अलग होंगे, 2 के विचार अलग होंगे, तो एक डिसीजन पर कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। 3 के विचार अलग है, 1 का विचार अलग है, तो भी उस एक को मनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक चारों के विचार एक जैसे नहीं होंगे डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो जब हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है तो हम डेमोक्रेटिक यूज कर सकते हैं, अगर कम टाइम है तो हम क्या करेंगे, ऑथोरिटेरियन लीडरशिप को ही यूज करेंगे, ठीक है जी।
उसके बाद लास्ट आती है दैट इज फ्री रेन लीडर या फिर लेसेस फेयर। इसके अंदर क्या होता है फ्री रेन लीडर के अंदर, जहां पर आपके पास कंप्लीट फ्रीडम होती है सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है जी, जिसके अंदर जो लीडर होता है वो अवॉइड कर देता है अपनी पावर को यूज करना। सबऑर्डिनेट्स को एक फ्रीडम दे दी जाती है लीडर के थ्रू, लीडर अपनी पावर को यूज ही नहीं करता, वो लार्जली डिपेंड होता है जो ग्रुप फॉर्म रखे उनके ऊपर, ठीक है जी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि इसको आपको केस स्टडी के तौर पर दिया जाता है कि भाई यहाँ पर क्या है कि राम जो है वो सीईओ है फर्म का, ठीक है, लेकिन उसने जो डिसीजन लेने की अथॉरिटी है वो नीचे दे रखी है और वो लोग डिसीजंस लेते हैं, ठीक है जी। तो इस केस के अंदर क्या है, इस केस के अंदर कौन सी आपकी लीडरशिप आ रही है, तो दैट इज लेसेस फेयर या फिर फ्री रेन लीडर। ओके जी, ये ज्यादातर इसको हम लेसेस फेयर के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती, ठीक है जी। ये चीज आपको याद रखनी है। बेसिकली फ्रेंच में लेसेस का मतलब होता है अलाउ, ठीक है जी, ये बात याद रखें कि लेट या फिर अलाउ, इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड आया है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कब यूज की जाती है, जहां पर जो फॉलोवर्स हैं वो हाईली स्किल्ड है, यानी कि जो आपका ग्रुप है वो हाईली स्किल्ड लोगों का है, तो उस केस के अंदर एक्सपीरियंस्ड है, एजुकेटेड है, तो आप उनको फ्रीली छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो फॉलोवर्स हैं, ठीक है, उनको अंदर एक काम करने की लगन है और जो भी वो काम करते हैं उसके अंदर सक्सेसफुल भी दिख रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एक्सपर्ट्स हैं, स्टाफ स्पेशलिस्ट वगैरह हैं, उन सबके साथ कंसल्ट किया जा रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दे आर ट्रस्टवर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड। भाई सामने वाले ट्रस्टवर्दी होंगे तभी उसको यूज किया जाए, लेकिन कहाँ इसको यूज नहीं कर सकते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको तब यूज नहीं कर सकते जब हम क्या हो इनसिक्योर, ठीक है जी, इनसिक्योर। दूसरी चीज जो लीडर है, ठीक है जी, वो रेगुलर फीडबैक नहीं दे पा रहा है या नहीं ले पा रहा है अपने फॉलोवर्स से, तो उस केस के अंदर भी दिक्कत है ना इसको यूज करने में। भाई लीडर को फीडबैक लेना जरूरी है, अगर फीडबैक नहीं लेगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है जी। फीडबैक लेता रहेगा तो फिर आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि लीडर को पता तो रहेगी ना सारी की सारी चीजें, बट अगर फीडबैक नहीं आ रहा तो आप डिसीजन नहीं ले। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कराया जाए दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, ताकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग को बिठाया जा सके, ठीक है जी। एलिमेंट्स की बात करें कम्युनिकेशन के, सबसे पहले होता है सेंडर, जो कि एक मैसेज को कन्वे करना चाहता है या फिर अपने आइडियाज थॉट्स को कन्वे करना चाहता है। फिर होता है मैसेज, जिसके अंदर आइडियाज थॉट्स फीलिंग्स सजेशंस वगैरह होते हैं। फिर उसको एनकोड कराया जाता है जिसको बोलते हैं एनकोडिंग, जिसके अंदर क्या हो रहा है उस मैसेज को कन्वर्ट करा जा रहा है एक कम्युनिकेशन सिग्नल्स के अंदर या सिंबल्स के अंदर, ठीक है जी। ईदर इट इज बाय वर्ड्स और थ्रू पिक्चर, ठीक है, जैसे कि आजकल इमोजीज होती है ना। अब नॉर्मली में क्या, अगर आप किसी ने आपको कोई चीज शो कर दी, आप उसको थम्स अप दिखा रहे हो, दैट मींस यू लाइक दैट, ठीक है जी। किसी ने कोई चीज कोई वीडियो अपलोड करी, आप उसको थम्स अप नहीं दिखा रहे, थम्स डाउन दिखा रहे हो, तो दैट इज डिसलाइक है कि आपको पसंद नहीं आया, ठीक है। इस टाइप की चीजें, तो वही सारी चीजें होगी। ये क्या हो गई, एक एनकोडिंग हो, ठीक है, आपने अपनी बात को एक सिंबल या मैसेज में सामने वाले को बताया, ठीक है जी। फिर एक प्लेटफॉर्म होगा मीडिया, जिस चैनल के थ्रू आप उस मैसेज को क्या करोगे, एनकोड करोगे। जैसे कि आप थम्स अप और थम्स डाउन या तो यूट्यूब पे कर सकते हो, व्हाट्सएप पर कर सकते हो, जो भी चैनल है जहां पर आप सामने वाले से बात कर रहे हो वहां पर कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम डिकोडिंग की बात करें तो नेक्स्ट थिंग इज डिकोडिंग के अंदर क्या होता है, वो जो सिंबल है उसको क्या करा जाएगा, उस सिंबल को कन्वर्ट करा जाएगा, ठीक है जी। कन्वर्ट करने के बाद जो रिसीवर होगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा, वो उस चीज को समझेगा और फिर अपना फीडबैक देगा, ठीक है जी। जैसे कि लेट्स से मैंने ये थम्स अप करा, सामने वाले को समझ आ गया कि उसको मेरा कंटेंट पसंद आया है, ठीक है जी। मैंने ये करा, उसको समझ आया कि उसको मेरा कंटेंट समझ नहीं आया, तो फिर वो एक फीडबैक देगा कि जी क्या है क्या नहीं है, तो ठीक है। कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस, सबसे बड़ा एक्ट है कोऑर्डिनेशन के लिए, भाई सबसे ज्यादा नेसेसरी है ना कोऑर्डिनेशन के लिए कम्युनिकेशन। उसके बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ वर्किंग में कम्युनिकेशन ही मदद करेगा, क्योंकि भाई सबसे बड़ा बेसिक यही है, अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा आपके और एम्प्लॉयज के बीच में, तो वो काम ही नहीं चलेगा, ठीक है जी। उसके बाद कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ा रोल निभाएगा। भाई जब आपको डिसीजन मेकिंग करनी है तो थ्रू कम्युनिकेशन ही तो हो पाएगी। जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो, एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा, है ना जी।
उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट इज मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। किस तरीके से, कहीं ना कहीं देखो कम्युनिकेशन एसेंशियल हो जाता है किसी भी क्विक या फिर इफेक्टिव परफॉर्मेंस के अंदर। भाई अगर हमारे एम्प्लॉयज की क्विक या इफेक्टिव परफॉर्मेंस है ना, तो उसके अंदर कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। उसके साथ मुझे बात करनी है, कुछ भी करना, कम्युनिकेट नहीं करूंगा तो उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल नहीं दे सकता, ठीक है जी, उसकी परफॉर्मेंस चेक नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है जी। कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें आती हैं। एक इफेक्टिव लीडरशिप को एस्टैब्लिश करने में ही कोऑर्डिनेशन मदद करेगा। भाई अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इफेक्टिव लीडरशिप नहीं हो सकती किसी भी हालत में। लीडर जब तक बोल ही नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहा आपके साथ, तो कैसे काम चलेगा, मैटर ही खत्म हो जाएगा, फिर लीडरशिप किस बात की। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो द नेक्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं। तो कम्युनिकेशन को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करा जाता है। फर्स्ट वन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड द सेकंड वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो बेसिकली जहां पर एक ऑफिशियल चैनल बना दिया जाता है कम्युनिकेशन का, ठीक है जी, तो वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें आपकी दो टाइप की चीजें आती हैं। एक आती है वर्टिकल कम्युनिकेशन, एक आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन की बात करें, अपवर्ड से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड का हमारा कम्युनिकेशन ट्रैवल करता है, ठीक है जी, हायर लेवल से लोअर लेवल पर या लोअर से हायर के ऊपर। हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर जो पर्सन सेम पोजीशन पर है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें मैरिट्स, तो इसके अंदर ऑर्डरली फ्लो होगा कम्युनिकेशन का, फॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है। इजी नॉलेज होती है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि ऑर्डरली फ्लो है तो हमें पता होगा ये कम्युनिकेशन यहीं से आ रहा है, ठीक है जी। उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है और कंट्रोल करना भी इजी। डीमेरिट, प्रोसेस स्लो होगा, क्योंकि ऑर्डरली कम्युनिकेशन है तो प्रोसेस स्लो होगा। अगर कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो पहले बाकियों के पास जाएगी, फिर ही आपके पास आएगी इफ यू आर द लास्ट पर्सन ऑफ दैट चैनल, ठीक है जी। उसके बाद पर्सनल इंटरेस्ट काफी कम हो जाती है, रिजिडिटी है, ओवरलोड ऑफ वर्क है। भाई मेरे काम की तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं उस चैनल में बीच में हूँ तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मेरे काम की नहीं है, तो क्या फायदा, ठीक है जी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर कम्युनिकेशन जो है वो बिना किसी फॉर्मल लाइन के होता है, जैसे कि आपका वो पीछे आपने पढ़ा था ना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल, सेम वैसे है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर पर्टिकुलरली सेटअप करा गया, इनफॉर्मल में कुछ सेटअप नहीं होता, अपने आप हो जाता, ठीक है जी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें सोशल नीड्स के बेस पर होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो सबसे पहला सिंगल स्ट्रैंड, जिसके अंदर हर एक पर्सन जो है वो एक दूसरे के साथ बात कर सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज गॉसिप्स, तो गॉसिप्स के अंदर तो आपको पता है कोई भी नॉन सिलेक्टिव बेसिस पर होती है, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कैसे भी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर क्या होता है इंडिविजुअल जो है वो कुछ रैंडम लोगों से बात करेगा, फिर वो रैंडम लोग और रैंडम से बात करेंगे, ये चीज। और क्लस्टर, जिसके अंदर एक पैटर्न होता है, जिसके अंदर वो उन्हीं लोगों से बात करेगा जिनको ट्रस्ट करता है। देखो रैंडम लोगों से बात कर रहे हैं, बट रैंडम के अंदर भी सिर्फ वो होंगे जिन पे वो ट्रस्ट करता है, ठीक है जी। मैरिट की बात करें, कम्युनिकेशन काफी फास्ट होता है, एक सोशल सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाती है, गैप्स फिल अप हो जाते हैं, जो भी आपके बीच में बात ना करने के गैप्स होते हैं, ठीक है जी, वो फिल अप हो जाते हैं। डीमेरिट, आपका जो मैसेज है उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर, क्योंकि र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं, ठीक है जी। इरेगुलर होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड मैनर में होता है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, जो आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी लीकेज बहुत ज्यादा होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के, ठीक है जी। एक इसका डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो वो डिफरेंस जरूर पढ़ लें, जैसे कि वो फॉलो करता है ऑफिशियल चेन को, ये फॉलो नहीं करता, ठीक है। उसका एक पाथ होता है, इसके अंदर कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता, वो स्लो होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन ये काफी फास्ट होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिजिड होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है जी। उसके अंदर रिटर्न फॉर्म के अंदर ज्यादा काम होता है फॉर्मल में, और इनफॉर्मल में ओरली होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, इनफॉर्मल सोशल नीड्स को फुलफिल करता है, ठीक है जी। बैरियर्स क्या क्या आते हैं, तो बच्चे कुछ बैरियर्स हैं यहाँ पर, ये बैरियर्स ध्यान से पढ़ लीजिए, सीबीएसई बहुत बार पूछता है ये बैरियर्स, ठीक है जी। सीबीएसई बहुत बार इन बैरियर्स को पूछता है। अगर आपसे पीछे, मैंने जो पीछे टॉपिक कहा था कि अगर आपसे मैस्लो हियरार्चिकल नीड नहीं पूछा जा रहा तो फिर बैरियर्स जरूर पूछा जाएगा। बैरियर्स के अंदर क्या चीज आती है, सबसे पहले होते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। बेसिकली ये जो बैरियर्स हैं ये कंसर्न करते हैं उन प्रॉब्लम्स या ऑब्स्ट्रक्शंस को जो कि एनकोड और डिकोड करने के अंदर आती है,
ठीक है जी, वर्ड्स या इंप्रेशन। ठीक है जी, जैसे कि मैं कहूँ कुछ वर्ड बैडली एक्सप्रेस मैसेज है, समटाइम्स हम क्या करते हैं, इंटेंट करते हैं कोई भी मीनिंग जो कि हम कन्वे नहीं हुआ हमारा। ठीक है जी, उसके साथ साथ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। ठीक है जी, जो वर्ड्स हैं सामने वाले को समझ नहीं आ रहे, मतलब फॉल्टी ट्रांसलेशन हो गई है, या आपने गलती से रॉन्ग मैसेज कन्वे कर दिया, अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस है। कुछ मैसेज जब हम भेजते हैं ना तो कुछ सामने वाले को अपने आप ही अजम्पशंस लेनी पड़ती है, क्या ऐसा हुआ होगा इसलिए ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो अनक्लैरिफाइड अजम्पशन हो गई। उसके साथ साथ कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो कि हो सकता है वर्कर्स को कभी समझ ही ना आए, है ना, मतलब कभी समझना है, मतलब इन द सेंस कि वर्कर्स की रेंज से वो बाहर है। ठीक है जी, इन शॉर्ट सेमेंटिक बैरियर्स में आपका जो एनकोडिंग और डिकोडिंग है मैसेज की, उसमें दिक्कत आएगी। एनकोडिंग का मतलब है मैसेज को किसी सिंबल में या वर्ड में भेजना और फिर सामने वाला उसको अपने वे में समझना। सेमेंटिक बैरियर्स ऐसे बैरियर्स होते हैं जिसके अंदर जो हमारा मैसेज है उसके एनकोडिंग और डिकोडिंग के अंदर दिक्कत आती है। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो कि वर्ड्स हैं हमारे, मैसेज है, उनको हमने एक बैडली एक्सप्रेस तरीके से भेजा है। ठीक है जी, उसके साथ साथ वर्ड्स जो है फॉल्टी वर्ड्स है, ट्रांसलेशन फॉल्टी है। ठीक है जी, अनक्लैरिफाइड वर्ड्स है, डबल मीनिंग बातें जो होती है ना उस टाइप से होती है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट होता है साइकोलॉजिकल या फिर इमोशनल बैरियर। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार प्री नेचर इवैल्यूएशन हो जाती है। बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले से ही जज कर लेते हैं सामने वाले को सुने बगैर। ठीक है जी, तो वहां पर एक बैरियर तो आएगा, दिक्कत तो आएगी कम्युनिकेशन में जब आपने पहले से ही जज कर लिया। ठीक है जी, उसके बाद आपकी अटेंशन प्रॉपर नहीं है, सामने वाला कुछ बता रहा है आप सुन ही नहीं रहे, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब कि वीडियो ऑन है लेकिन सुन नहीं रहे होंगे, अपना कहीं और अटेंशन है, कोई किसी के ख्वाब में खोया होगा, कोई अपना बैकग्राउंड में फोन चला रहा होगा, इफ दे हैव यूट्यूब प्रीमियम एंड ऑल दैट। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे, तो इट माइट बी पॉसिबल जब एग्जाम के अंदर ये बैरियर वाला टॉपिक आए तो उन्हें मेरी आज की बात याद है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट इज यहाँ पर क्या हो गया, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। अब क्या हुआ, जब ये चीज बोली गई ना तो क्या होता है, कई बार वो चीज काफी सारे लेवल से पास होकर के जा रही है। उस केस के अंदर क्या हुआ कि वो जो मैसेज का स्ट्रक्चर था ना